बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आफाक सन सीरीज़ की क्लास 5 की बुक है ये साइंस की। और आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 1 शेयर करूँगी। यूनिट नंबर 1 है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। हम यानी कि हम लोग लिविंग थिंग्स को, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर, मुख्तलिफ डिवीज़न के अंदर हम लोग डिवाइड कर देंगे, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग हैव सम कैरेक्टरिस्टिक विच आर द सेम एंड सम विच आर डिफरेंट। हर इंसान के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं कि वो हमारी सबकी एक जैसी हैं। जस्ट लाइक हम सब सांस लेते हैं, ठीक है, हम सब नाक से सांस ले रहे हैं ह्यूमंस, ठीक है। तो ये सारी कुछ खसूसियात होती हैं जो हमारी सेम होती है, बट कुछ ऐसी होती हैं जो कि हम लोग एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। दिस फीचर कैन हेल्प अस टू डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू टू मेजर ग्रुप, आई प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि वो जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो डिफरेंट खसूसियात हैं, उनकी बेसिस पर हम लोगों ने दो ग्रुप्स बना लिए। एक को कह दिए ये एनिमल्स का ग्रुप है और दूसरे को कह दिए ये प्लांट्स का ग्रुप है। एनिमल्स के अगर हम लोग देखें तो सारे नाक से सांस ले रहे हैं, तो हम लोग ने उनको कह दिया कि ये तो एनिमल्स का ग्रुप है। प्लांट्स का देखा तो वो उनके हाँ, वो नाक से सांस लेने वाला तो कोई प्रोसेस नहीं होता, तो हम लोग ने कह दिया कि ये प्लांट्स का ग्रुप है। दिस आर क्लासिफाइड फर्दर इनटू सब ग्रुप्स। अब ये प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रुप जो है, इसको भी हम लोग ने फर्दर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करना शुरू कर दिया। ऑब्जर्विंग योर सराउंडिंग एंड लिस्ट अ फ्यू डिफरेंट लिविंग थिंग यू विल फाइंड such as flowering plants, non-flowering plants, insects, birds and fishes. अब आप अगर अपने इर्द गिर्द को नोट करें तो कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर नहीं आता। हमारे यहाँ लिविंग, अगर हम एनिमल्स के अंदर बात करें तो उसके अंदर हमारे पास इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, फिशेस भी आ जाती हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, Now try to arrange them in a group on the basis of the similarities and differences among them. अब हमने क्या किया, हमने इनकी सिमिलैरिटीज़ को देखकर और इनकी डिफरेंसेस को देख कर के इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, कौन कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, इसकी बिना पर हम लोगों ने इसको प्लांट्स के ग्रुप को और एनिमल्स के ग्रुप को फर्दर भी डिवाइड कर दिया, फर्दर इनको ब्रांचेस में तकसीम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। दिस कैटेगराइजेशन इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब ये जो हम लोगों ने फर्दर डिवाइड करते चले गए, इनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस को देख देख कर, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। यानी हम चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हैं, फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड यूज बाय द साइंटिस्ट टू ऑर्डर लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप। और अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखें तो ये इसकी डेफिनेशन है कि एक क्लासिफिकेशन क्या है कि साइंटिस्ट का वो अमल करना कि हम लोग मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फर्दर ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दें, वो हम लोग क्या करें, क्लासीफाई करें। Therefore scientists make a key to tell what organism they are and which group they exactly belong to. इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट ने जब फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिज्म है कौन सा। जब ग्रुप में आ गया तो हम लोगों को इजीली पता चल गया ना कि ये ऑर्गेनिज्म है कौन सा। इधर ये फ्लावरिंग वाले में आ रहा है तो ये वाला जो प्लांट है ये फ्लावर देता होगा, ठीक है, और ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। यानी हम लोगों को पता चल गया कि अगर फ्लावरिंग वाला है तो ये फ्लावर देगा, ठीक है, अगर नॉन फ्लावरिंग वाला है तो इस तरह इसको कहते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन की। क्या है ये प्रोसेस? क्लासिफिकेशन की, यानी हमें हिंट मिल गई। Classification is essential because it helps scientists to identify organisms and break them down into group. क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि इस तरह से साइंटिस्ट को हेल्प हो गई कि वो इजीली किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें और उसको उसके मुताबिक वाले ग्रुप में पुट कर दें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास आ गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? According to the systematic method, scientists classify living things into 5 main groups called kingdom. अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितनी भी जानदार चीज़ें थी, उनको 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। उस 5 ग्रुप को डिवाइड करने को उसने ग्रुप्स को उसने नाम दे दिया किंगडम का, और 5 ग्रुप को कह दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 किंगडम विच आर गिवन बिलो अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। अब वो कह रहे हैं ये 5 किंगडम ये थे। पहला जो किंगडम था वो था हमारा किंगडम मोनेरा। ठीक है, क्या था? किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम क्या था? किंगडम एनिमेलिया। तीसरा था प्रोटिस्टा।
चौथा था प्लांटाई और पांचवा था फंजाई। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें मोनेरा के अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर हमारे पास आ रही थी बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह हमारा, ठीक है। अब कोई भी साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि यार ये तो बैक्टीरिया है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया जैसे, उसने साइंटिस्ट ने क्या किया, किंगडम मोनेरा के अंदर ला के रख दिया उस बैक्टीरिया को। अगर हम लोग एनिमेलिया, एनिमेलिया से वर्ड आता है एनिमल्स, ठीक है, जितने भी एनिमल्स थे वो इसके अंदर डिवाइड, इसने उसमें इस ग्रुप में रख दिए एनिमल्स वाले उसमें, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया जो है ना, इसको उसने कहा कि फर्दर इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जिसकी वर्टिब्रेट्स हैं जो, और कुछ हैं जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो इसने वो दो में क्लासीफाई कर दिया। फिर जो थर्ड था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास ये एल्जाई है, उल्ली वगैरह नहीं होती, ठीक है, जो आपने दरियाओं के ऊपर वगैरह देखी होती है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन सी, ये एल्जाई। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग फोर्थ ग्रुप की बात करते हैं, प्लांटाई। प्लांटाई से ही वर्ड आता है प्लांट्स, ठीक है, तो ये प्लांट्स वाला ग्रुप हो गया। प्लांट्स के अंदर भी दो ग्रुप आ गए हमारे पास, एक हो गया हमारा नॉन फ्लावरिंग जो कि फ्लावर्स नहीं देता, और दूसरा आ गया हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि फ्लावर देते हैं प्लांट्स, ठीक है। और फिर हमारे पास लास्ट आ गया फंजाई, फंजाई यानी यीस्ट, ठीक है। ये हमारे 5 ग्रुप, मोनेरा, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, फंजाई, जबकि डिवाइड फर्दर कौन कौन से किए इसने, एनिमेलिया को वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की वजह से, और प्लांटाई को यानी प्लांट्स को नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग की वजह से, ठीक हो गया। अब हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना किंगडम मोनेरा, एक किंगडम ही डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बाकी के किंगडम शेयर करूंगी। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा क्या था बेटा, किंगडम मोनेरा के अंदर हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे। द किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया ही आएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया के अलावा इस ग्रुप में कोई भी नहीं आ सकता। दे आर सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर कह दो, यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है, सिंगल सेल बैक्टीरिया के जो है वो हमारे पास एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, बैक्टीरिया के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। इस वजह से उसने कहा कि जितने भी हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास किंगडम मोनेरा के अंदर आ जाएंगे। दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस बट नॉट विजिबल टू नेकेड आई बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। अब बैक्टीरिया जो है ना वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन हम लोग अपनी आंख से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनका साइज इतना स्मॉल है कि हम लोग उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। Like plants, some bacteria can make their own food. At the same time, some depend on other and live in the bodies of the other living things or dead bodies. They are dependent on the other living organism in 2 ways. अब वो कह रहे हैं कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, जिस लाइक प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि इंसानी जिस्म के अंदर रहते हैं, और इंसानी क्या जानदार के जितनी भी जानदार चीज़ें उनके जिस्म के अंदर रहते हैं, उनसे फूड और शेल्टर लेते हैं, शेल्टर यानी घर और फूड, ठीक है, खुराक लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो 2 तरह से डिपेंड करते हैं। पहला क्या है, मैनी बैक्टीरिया गेट फूड डायरेक्टली फ्रॉम द डेड बॉडीज। अब जो वो कह रहे थे कि जो बैक्टीरिया है वो डेड बॉडीज जो मर जाते हैं ना, जो फिर बैक्टीरिया उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, वो गलने सड़ने के अंदर फिर रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब जो बैक्टीरिया है वो डेड बॉडीज जितनी भी हैं, डेड चीज़ें जितनी भी हैं, उनसे डायरेक्टली फूड ले रहा है, उनके अंदर ऊपर चढ़ जाता है, उनके अंदर रहता है और उनसे फूड लेता रहता है, खाता, उनको उन्हीं को खाता रहता है डायरेक्टली। Many bacteria make a relationship with the organism from whom they are getting food from. अब वो कह रहे हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया को हमारे कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। अब वो कहेंगे कि मैं मेरी बॉडी से वो फूड ले रहे हैं, ठीक है, मैं उनको एक अपना उनका एक घर हुआ ना मेरी बॉडी, ठीक है, लेकिन रिजल्ट में वो मेरी बॉडी से जो फूड और शेल्टर ले रहे हैं साथ साथ मुझे भी बेनिफिट देंगे। मतलब हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ होगा कि मैं तुम्हें फूड और शेल्टर दूंगी और तुम इन रिटर्न मेरी बॉडी का ये प्रोसेस करने में मदद करोगे। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया कॉज डिजीजेज इन होस्ट ऑर्गेनिज्म वाइल सम आर बेनिफिशियल टू दैम। वही बात है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए इतने हार्मफुल नहीं है। सम आर नीदर यूजफुल नॉट हार्मफुल टू दिस ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे हैं जो कि ना हमें नुकसान पहुंचाते हैं और ना हमें कोई फ़ायदा देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, डू यू ने देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप इज यूज टू सी टाइनी पार्टिकल्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। अब माइक्रोस्कोप कहाँ पे इस्तेमाल होता है? माइक्रोस्कोप होता है
इस्तेमाल के हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को, जो कि हम लोगों की इतनी छोटी हैं कि हम लोग नेकेड आई से, आम आँख से नहीं देख सकते, उन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ज़ेचराइस जैनसन एंड मिडलबर्ग हॉलैंड इन्वेंटेड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन 1595। और पहला माइक्रोस्कोप था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, और वो कब डिस्कवर हुआ था? 1595 के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अपना करते हैं आज का लेक्चर क्लोज। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।